उम्र के जिस हिस्से में डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद पहुंच गए हैं, वहां वो ज्यादा अपने कारोबार के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। उनके करीबी रफ़िका बिलियंस कमा रहे हैं। उनके बेटों की जायदाद के अंदर बेपनाह इजाफा हो रहा है। नेतन्याहू दूसरी जानिब उनको एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर और दीगर मामलात पर शायद ब्लैकमेल करता है। दुनिया इस ब्लॉकेड को जो आबनाए हरमुज़ में ईरान की तरफ से लगी हुई है, मुआशी तौर पे या दादोशुमार देखें तो हमें ये मालूम पड़ता है कि बहुत से ममालिक में जो तेल की कीमतें हैं वो दो गुना हुई हैं और उसी का इम्पैक्ट जो है वो अशियाए खुरनोश के ऊपर आया है। अफरात ज़र में इजाफा हुआ है। जाहिर है अमेरिका से तो लड़ नहीं पाएंगे और शायद डोनाल्ड ट्रंप अपनी चाल में यही चाह रहे हैं, लेकिन इस सब में वक्त दरकार है। और क्या दुनिया के पास वक्त है? क्या दुनिया की मईशत वक्त को बर्दाश्त कर सकती है? इत्तलात तो ये है कि जिस जगह पे बॉम्बिंग हुई वो अभी भी ज़ेरे ज़मीन अफजुदा यूरेनियम पड़ा हुआ है और उसको निकालना भी जो है लामहला इस वक्त मुश्किल दिखाई देता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अमेरिकन इंफॉर्मेशन इंतहाई कमजोर और नाकिस थी। 60% अफसुदगी वो कर चुके हैं और अब उसको वॉर हेड में कन्वर्ट करना या उसको जो है वो उस अंदाज में जिसको आप बम की शक्ल कहते हैं वो कन्वर्ट करना ज्यादा दूर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, आबनाए हरमुज़ की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे यूके और फ्रांस को बाकायदा तौर पे तंबीह की है ईरान ने कि अगर आप ब्लॉकेड का हिस्सा बनेंगे और अगर आप यहाँ से कश्तियाँ गुजारने की कोशिश करेंगे तो फिर हम वाज़े तौर पे आपके खिलाफ इक़दाम उठाएंगे। जो 10 निकाती एजेंडा अमेरिका को पेश किया गया था उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो ट्वीट की है और ये कहा है कि आई डोंट लाइक इट। लेकिन उधर चाइना का मंजरनामा देखें तो चीन का जो दौरा है वो 13-14 के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का फाइनलाइज हो चुका हुआ है। जहां पे बातें होना है वो ईरान के बारे में भी बात होगी और टैरिफ के मामले के ऊपर भी बात होगी और जो सैंक्शंस लगाई गई थी चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर उनके ऊपर भी बातचीत होना है। लेकिन इसके साथ साथ एक दिन हुआ है मार्काए हक जो है उसको गुजरे हुए और कल के दिन अगर भारत के अंदर देखें तो भारत फिर से अपना वही नैरेटिव बनाने की एक नाकाम कोशिश कर रहा था कि इस जंग में हमने कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके मद्दे मुकाबल बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भारत की हर्जा सराई जो है ये मुख्तलिफ रिपोर्ट्स की सूरत जारी है। लेकिन भारत के जो अंदरूनी हालात हैं ये किस तरफ को जा रहे हैं इसका भी इहाता किया जाएगा। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुल साहब, मेरा आगाज़ आबनाए हरमुज़ के हवाले से। अब आबनाए हरमुज़ की आप बंदिश देखें तो महीनों गुजर गए। इस बंदिश की सूरत में मुआशी नुकसान जिन जिन ममालिक का हुआ वो तो सभी को मालूम है, लेकिन इसका हल निकलता हुआ क्या दिखाई देता है? एक आध दिन तो ये लगता है कि हालात जो हैं बेहतर हो जाएंगे, मुज़ाकरात हो जाएंगे, फाइनल टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं उसके ऊपर बातचीत हो जाएगी और दौराए चीन से पहले कुछ ना कुछ निकल आएगा। लेकिन कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट की कि आई डोंट लाइक इट और वो 10 निकाती एजेंडे को उनकी जानिब से मुस्तरद कर दिया गया, तो फिर इसका हासिल हुसूल क्या है? क्या चाइना की गारंटी इसके अंदर शामिल होगी या फिर कुछ और मुहर्रिकात होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया यासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम आपको और व्यूअर्स को। वालेकुम अस्सलाम। जहाँ तक ताल्लुक है आबनाए हुर्मुज़ का, आपसे पहले भी हमारी बात होती रही इसके ऊपर। मेरा और यही ख़्याल था कि इसके अंदर चाइना के दौरे से पहले कुछ ब्रेक थ्रू ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं नेचुरली हम उनको उस अंदाज़ में ले रहे थे जिसमें एक पॉजिटिव थिंकिंग थी, जिसके अंदर मुस्तकबिल के इलेक्शन के हवाले से एक लाहे-अमल था। मुस्तकबिल के अमेरिका के हवाले से लाहे-अमल था, उनको दरपेश चैलेंजेस के हवाले से मामलात थे। हम्म। लेकिन लगता ये है कि उम्र के जिस हिस्से में डोनाल्ड ट्रंप साहब शायद पहुँच गए हैं, वहाँ वो ज़्यादा अपने कारोबार के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करना चाहते हैं। उनको अमेरिका के मुस्तकबिल की कोई ज़्यादा शायद परवाह नहीं रही और यही वजह है शायद कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, वो अमेरिकन इंटरेस्ट के बजाय पर्सनलाइज़्ड इंटरेस्ट के ऊपर गौर कर रहे हैं। उनके करीबी रफ़िका बिलियंस कमा रहे हैं। उनके बेटों की जायदाद के अंदर बेपनाह इज़ाफ़ा हो रहा है और डोनाल्ड ट्रंप साहब क्योंकि अपने सेकंड टर्म इलेक्शन के अंदर चले ही जा चुके हैं, हम्म। उनको ये परवाह नहीं है कि उन्होंने तीसरी दफ़ा सदर बनना है या नहीं बनना, क्योंकि वो तो कानूनी तौर पे बन नहीं सकते।
और लगता ये है कि वो एक प्रो इज़राइल अपनी जो सोच है उसको वो शायद उनके ऊपर हावी हो गई है। नेतन्याहू दूसरी जानिब उनको एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर और दीगर मामलात पर शायद ब्लैकमेल करता है। दूसरी जानिब उनकी पार्टी का दबाव है वो उनके ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसकी 2 सूरतें निकलेंगी। आबनाए हुर्मुज़ बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती है जैसे कि फ्रांस और बर्तानिया के हवाले से जो बात आपने अभी फरमाई 22 अप्रैल को एक बैठक हुई थी 2 दिन की बर्तानिया के अंदर जहां 30 यूरोप के ममालिक ने शिरकत की और उनका यही ख्याल था कि हुर्मुज़ को बाकायदा अमेरिका और ईरान आपस में सिफारती सतह के ऊपर बातचीत के ज़रिए मुज़ाकरात के ज़रिए हल करे। हुँ, हाँ, उसके बाद अगर किसी जहाज़ के ऊपर बहरी जहाज़ पर हमला होता है, तो फिर बर्तानिया और फ्रांस और दीगर ममालिक मिलकर ड्रोन के खिलाफ या फिर कोई उस हमले के खिलाफ उसी खास स्पेसिफिक जो वेसल है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बल्कि अपनी जानिब से कोई मज़ीद हमला करना या किसी ईरानियन शिप को निशाना बनाना, ये उनके चार्टर में नहीं था। अब जो सामने बातचीत आ रही है, इसका मतलब ये है कि डेस्परेशन बढ़ती जा रही है। मग़रिब ये सोच रहा था कि किसी सूरत जो है वो मामलात खुश असलूबी से तय पा जाएँगे। हुँ, मग़रिब से मुराद मेरी यूरोप की है और लेकिन ये मामलात हो नहीं रहे और डोनाल्ड ट्रम्प साहब ये चाहते थे कि इस जंग के अंदर वो अपने ज़बरदस्ती तौर पर इत्तेहादियों को शामिल करें क्योंकि उन्होंने कई दफ़ा रिक्वेस्ट की, लेकिन उनके किसी इत्तेहादी ने उनका साथ ना दिया हुँ, और यही वजह है कि वो नेटो और यूरोपियन यूनियन से दूर हो गए। अब वो ये चाहते हैं कि किसी सूरत कोई ऐसा सिलसिला बन जाए कि उनको इतना दीवार के साथ लगाया जाए, उनकी मईशत पर इतना दबाव डाला जाए कि यूरोप इस जंग में कूद पड़े। ये है जो बात यहाँ तक है। हुँ। अब जो दूसरी बात उसके अंदर आ जाती है, वो आप देख लें कि दौरा चाइना के हवाले से दौरा चाणक्य इतना अहम है कि अगर 700 बिलियन डॉलर की दोनों ममालिक की मुश्तरका जो आपस में तिजारत है, वो अगर उसके अंदर ईरान के मामलात डिस्कस होंगे, बजाए इसके कि ट्रेड टैरिफ के ऊपर या रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर जो चाइना की जानिब से टैरिफ लगाए गए हैं, जिससे अमरीकी कंपनियों को मुश्किलात है या अमेरिका की जानिब से जो टी पॉट उनकी रिफाइनरीज़ हैं, उनके ऊपर जिस तरह से शेंगली केमिकल्स वगैरह ये तमाम के तमाम अमेरिकन पाबंदियों की ज़द के अंदर हैं, जिसको लेकिन ज़ाहिर है एक एक गुल साहब तकरीबन चीज़ देखें कि 52% आप जो कंपनीज ऑयल रिफाइनरीज की चाइनीज कंपनीज हैं उनके ऊपर ये रीसेंट पास्ट में कुछ सैंक्शंस लगाई गई और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया गया कि ये ईरान से ऑयल जो है उसको इंपोर्ट करने के बाद रिफाइन करती हैं। अब उसके मद्दे मुकाबिल चाइना ने एक एंटी सैंक्शन लॉ जो है जो डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में मुतारिफ करवाया गया था उसको बाकायदा तौर पे इम्पोज कर दिया है कि जिसमें 30 दिन के अंदर अगर किसी कंपनी के ऊपर सैंक्शंस आयद की गई हैं वो रिपोर्ट करेगी चाइनीज़ गवर्नमेंट को अगले 30 दिन में चाइनीज़ गवर्नमेंट उसके ऊपर फैसला करेगी। तो एक एंटी सैंक्शन लॉ एक मुतबादिल निज़ाम अमेरिका के सामने ला खड़ा किया है। तो ये चाइना को किस हद तक फ़ायदा देगा और जो मखमसे में फंसे हुए जो सरमायाकार हैं कि वो ये सोचेंगे कि अमेरिका ने अगर पाबंदियां आयद कर दी हैं तो फिर अगर हम फिर भी इनसे ट्रेड करेंगे तो अमेरिका नाराज होगा, नहीं करेंगे तो चाइना नाराज होगा। उनके लिए वे आउट क्या होगा? देखिए, ये जो मैंने जिसका ज़िक्र किया शेंगली पेट्रोकेमिकल्स का और टी पॉट इंडस्ट्रीज़ का, ये चाय की केतली की शक्ल के अंदर होती हैं, इसीलिए इनको टी पॉट रिफाइनरीज़ कहा जाता है। हम्म, अब ये जो चाइना का तकरीबन 52% तेल जो कि मुख्तलिफ जगहों से आता है, जिसके अंदर ईरान का तेल भी शामिल है, जो तकरीबन 14% ज़रूरियात चाइना की पूरी करता है हम्म, और ईरान का 90% तेल का कुल हिस्सा बनता है, जो चाइना को जाता है। ठीक। अब इसके अंदर जो चाइना की सोच है वो ज़ाहिर है उन्होंने बड़ा वाज़ेह कह दिया क्योंकि चाइना को पता है कि ये उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर एक ज़रबेकारी अमेरिका ने लगाई है, जिसको उन्होंने ये कह दिया है कि हम अपनी इस किस्म की इंडस्ट्री के ऊपर किसी भी किस्म की कोई बात को कबूल नहीं करेंगे और हम्म, उसका उन्होंने जो जवाबन कार्रवाई की है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है यासिर साहब और उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम जो है वो जो डॉलर है
उसके बजाय पेट्रो युआन में डील करेंगे। हुँ, हम जो स्विफ्ट सिस्टम है, उसको तब्दील करके, जो कि अमेरिकन आपको पता है बैंकिंग सिस्टम है, हुँ, जिसको अमूमन हुँ, स्विफ्ट कोड लोग कहते हैं, हुँ, तो वो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम को रिप्लेस करके सीपीआईसी जो चाइना सीपीआईएस जो कि चाइना का सिस्टम है, उसको हम इन्वोक करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि हम जो वर्ल्ड बैंक वगैरह के सिस्टम्स को हम रिप्लेस कर देंगे। ये ज़ाहिर है डॉलर के ऊपर एक बहुत बड़ी ज़र्ब होगी। इस वजह से अमेरिका को भी मजबूरन अब अपनी इस जो धमकी आमेज़ रवैया है, जिसके अंदर वो सैंक्शन लगाए फिरते हैं, उनके ऊपर उनको एक दफ़ा नज़र-ए-फ़ानी करनी पड़ेगी, वरना अमेरिकन सिस्टम सारा का सारा उसकी लुटिया डूब जाएगी और वक़्त से पहले मेरे ख़्याल में डॉलर को नाक़ाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँच जाएगा। दूसरी जानिब जो वे आउट है, ये तो चाइना ने अपना वे आउट बनाया है और चाइना ये भी सोच रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में कुछ अरसा अगर ये देखेगा कि हालात क्या हैं, लेकिन एक हद से आगे जाके चाइना ये मेरे ख़्याल में इंतज़ार कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प साहब के विज़िट का। हुँ। और डोनाल्ड ट्रम्प के विज़िट के बाद उनकी क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है वो वाज़ेह हो जाएगी, पता चल जाएगा और उसके बाद चाइना अपने वॉरशिप्स को जो है वो भिजवा सकता है आबनाए हुर्मुज़ में, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके तेल की तरसीलात को मज़बूती से अपने पास जो है वो लाने का बंदोबश्त करेंगे। अच्छा ये सर, ये एक बताइए फैसला कि है फिर जिसके अंदर अब्बास नेचुरली इराक़ची जो हैं, वो जाके वांग यी से मिले, तो उन्होंने किस किस्म की एश्योरेंस उनसे चाहिए होगी? देखिए, जो अब्बास इराक़ची साहब का दौरा था, जिसके अंदर आपको पता है चाइना की तरफ से बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव रवैया उनके लिए आया हुँ, और बड़े मज़बूत बयानात भी सामने आए। देखिए, एश्योरेंसेस यही हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जी हमारा क्योंकि डिपेंडेंसी जो है, वो फ्यूल के ऊपर है। ज़ाहिर है हमारा 90% जो है वो आपको एक्सपोर्ट होता है और अगर 90% तेल ईरान का रुक जाए, जो कि इसके ऊपर पहले ही तकरीबन 3600 डिफरेंट किस्म की पाबंदियाँ आयद हैं अमेरिका की जानिब से, तो वो कहते हैं कि तेल को भी अगर हमने रोक लिया तो फिर हमारी तो मईशत बिल्कुल बैठ जाएगी, जो कि उनको यकीनन मुश्किलात का सामना है। मेरी कल हुँ, ही हायर किसी जो उनके ऑफिशियल्स हैं ईरानियन, उनसे तेहरान में राब्ता हुआ था और मेरा ख़्याल है कि वो तंग आमद बजंग आमद के लिए तैयार नज़र आते हैं। वो ये कहते हैं, उनके कहने के मुताबिक, मैं नाम नहीं ले सकता, ये हुँ, मजबूरी है मेरी। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारी इश्यू ये है कि इस टाइम पे जो हमारे सैंक्शंस की वजह से मुश्किलात में यकीनन इज़ाफ़ा हो रहा है, लेकिन हम अगर अमेरिका ने ज़्यादा देर ये सैंक्शंस को रखा, तो हुँ, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। ये बड़ा वाज़ेह है। दूसरी जानिब उन्होंने जो बात कही है, वो ये कही है कि चाइना से हम यही कहते हैं कि आप अपने तेल की जो तरसीलात हैं, उनको आप जारी रखें और उसके लिए दिफ़ाई मैकेनिज़्म आप खुद बना लें। तीसरी जानिब उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ये 2 शर्तें बात कर रहे हैं कि पहला, जो उनका 440 किलोग्राम अफ़्सुदा यूरेनियम है, हुँ, वो उनके पास रखवा दिया जाए, यानी कि अमेरिका के पास रखवा दिया जाए। ये एक खुलेआम सरेंडर होगा जो ईरान को कभी भी काबिले कबूल नहीं होगा, चाहे उसकी मौत क्यों ना वाक़ई हो जाए। ये बात इस हद तक जा रही है। दूसरी जानिब वो ये कहते हैं कि अमेरिका ये कहता है कि मुकम्मल सरेंडर करो हमारे सामने, हुँ, जो हम कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम रोज़-रोज़ मरने से बेहतर है हम एक दिन मर जाएँ। तो ये तो बात तो फिर अगर यहाँ तक पहुँच चुकी है, तो मुझे लगता है कि मामलात खराबी की तरफ बढ़ सकते हैं और ऐसी सूरत में चाइना अपनी तफ़सीलात के लिए तो एक मैकेनिज़्म बनाएगा और यही डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि अगर चाइना अगर शिप भेजेगा, तो इसी तरह से यूरोपियन यूनियन के ममालिक, जिनमें बर्तानिया और फ्रांस है, हुँ, जिसकी वजह से चाइना ने उनको ईरान ने उनको धमकी भी दी है। तो वो यही क्या चाहते हैं कि वो भी अपनी तरसीलात करने के लिए अपने वॉरशिप्स को भिजवाएँ। आपको याद है इससे पहले भी फ्रांस ने अपना एक बहरी बेड़ा भिजवाने की बात की थी इमैनुअल मैक्रोन ने और कहा था कि हम जो वहाँ भिजवा रहे हैं ग्रीस के अंदर, क्योंकि उनके कुछ चीज़ों के ऊपर वहाँ टारगेट किया गया था। तो ये अब वो सारी सूरत-ए-हाल है जो आपके सामने है। अच्छा, हालात मुश्किल हो रहे हैं आप और क्या लगता समझते ये है कि हैं गुल अमेरिकन साहब के प्रेज़िडेंट अभी जिस तरह की सैंक्शंस हैं, ईरान के ऊपर तो चले मुश्किलात हैं, ब्लॉकेड की वजह से भी मुश्किलात होंगी। लेकिन मजमूई तौर पे आप देखें तो दुनिया इस ब्लॉकेड को जो आबनाए हरमुज़ में ईरान की तरफ से लगी हुई है,
इसको किस तरीके से भुगत रही है? मुआशी तौर पे या दादोशुमार देखें तो हमें ये मालूम पड़ता है कि बहुत से ममालिक में जो तेल की कीमतें हैं वो 2 गुना हुई हैं और उसी का इम्पैक्ट जो है वो अशियाए ख़ुर-ओ-नोश के ऊपर आया है। अफ़रात ज़र में इज़ाफ़ा हुआ है और आने वाले महीनों के अंदर अगर अभी से ये ब्लॉकेड का ख़ात्मा हो भी जाए, तब भी जो ग्रोथ है वो कम रहने की तवक्को या ख़दशा किया जा रहा है। तो दुनिया इसको कैसे भुगत रही है? कब तक भुगत सकती है? और इसके नताइज जो हैं, वो किस-किस के सिफ़ारती ताल्लुकात के ऊपर बहुत ज़्यादा रखना डालेंगे? देखिए, आपको पता है लोगों का जो ज़ोर है वो हमेशा कमज़ोर पे चलता है। हुँ, अमेरिका एक बड़ा मुल्क है और बहुत दूर-दराज़ बैठा हुआ है, उसकी वॉरशिप्स के साथ भिड़ना फ़िलहाल मेरे ख़्याल में यूरोपियन यूनियन और दीगर इन ममालिक जिनको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, उनके लिए मुमकिन नहीं है। अरब दुनिया के अंदर जिनकी तेल की पैदावार बंद हो गई, गैस की पैदावार बंद हो गई, उनके लिए ये चैलेंज है कि उनके तो अपने मुल्क में अमेरिकन बैठे हुए हैं अड्डे लेके और ज़ाहिर है वो उनसे तंग भी हैं, उन्होंने उनकी दिफ़ाई सलाहियत को भी देख लिया हुआ है। हुँ, लेकिन ज़ाहिर है जंग के मुतहम्मल नहीं हो सकते। तो फिर ज़ोर तो ईरान के ऊपर निकलेगा और दूसरी जानिब जो है वो एक और बड़ा ख़तरनाक सूरत-ए-हाल है। वो ख़तरनाक सूरत-ए-हाल ये है कि इस टाइम पे यूरोप के अंदर 3 हफ़्ते का जो फ़ज़ाइया के पास यानी कि उनके कमर्शियल एयरलाइनर्स के पास तेल रह गया है। एक तरफ तो तेल की कीमतें दुगना हो गई जैसे आप फरमा रहे हैं, हुँ, लेकिन दूसरी जानिब तेल की अवेलेबिलिटी भी जो है वो ख़त्म हो गई है। रूस ने पहले ही पाबंदी लगा दी है, आपको पता है उन्होंने तेल के ऊपर पाबंदी लगा दी है, एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो ये तो सूरत-ए-हाल यूरोप को बिल्कुल घुटनों के ऊपर ले आएगी जिसका मतलब ये है कि तंग आमद बजंग आमद और वो ज़ाहिर है अमेरिका से तो लड़ नहीं पाएँगे और शायद डोनाल्ड ट्रंप अपनी चाल में यही चाह रहे हैं लेकिन इस सब में वक़्त दरकार है और क्या दुनिया के पास वक़्त है? क्या दुनिया की मईशत वक़्त को बर्दाश्त कर सकती है? क्या आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने के बाद क्या हम जो है वो आबनाए मलाक्का की तरफ जा रहे हैं या हम बाब अल मंदब को बंद होते देख रहे हैं ईरान के पास जिसने एक लास्ट रिज़ॉर्ट के तौर पर ये रखा हुआ है और आपको पता है कि हौसी जो हैं वो बड़े ताकतवर हैं हुँ। और वो बाब अल मंदब को किसी टाइम पे भी बंद कर सकते हैं और माज़ी में भी किया है उन्होंने। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनती जा रही है। अगर तो डोनाल्ड ट्रंप साहब अमेरिका जाने जो चाइना के दौरे से पहले अगर इसको मामलात को पाकिस्तान इस्लामाबाद में तय कर लेते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बसूरत दीगर इसका मतलब ये है कि अमेरिकन प्रेज़िडेंट की इम्पीचमेंट के चांसेस बढ़ जाएँगे क्योंकि लोग ये महसूस करने लग गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, वो सेल्फ़िश होके सोच रहे हैं, अपने ज़ाती कारोबार के लिए सोच रहे हैं, अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए सोच रहे हैं, ना कि अमेरिका के मफ़ादात के लिए और ये दिन-ब-दिन उनके लिए खतरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान है, जहाँ 20 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो बेरोज़गार हो चुके हैं, जहाँ मईशत बहुत ही कमज़ोर हो गई है। लेकिन इस दौरान एक बात जो मैं आपको बताता चलूँ, ईरान ने आपको याद है जंग से पहले ये कहा गया था कि वो चंद हफ्तों की दूरी के ऊपर है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को हसूल से। 60% अफ़्रीदगी वो कर चुके हैं और अब उसको वॉरहेड में कन्वर्ट करना या उसको जो है वो उस अंदाज़ में जिसको आप बम की शक्ल कहते हैं, वो कन्वर्ट करना ज़्यादा दूर नहीं है। हो सकता है इस दौरान ईरान अपना कोई फ़ैसला तब्दील कर ले क्योंकि आयतुल्लाह ख़ामेनेई साहब का तो फ़तवा ये था, लेकिन मुज्तबा ख़ामेनेई साहब नौजवान नस्ल हैं और अभी जो उनकी सदर मसूद पज़ेश्कियान से ढाई घंटा की एक तवील मुलाकात हुई, हुँ। मैं समझता हूँ कि न्यूक्लियर का एजेंडा जो था वो प्रायोरिटी नंबर 1 में था लेकिन और लेकिन लगता ये है कि इस गुल साहब दौरान इस बारे ईरान में अपना तो ये भी है कि इत्तलात तो ये है कि जिस जगह पे बॉम्बिंग हुई, वो अभी भी ज़ेरे ज़मीन अफ़ज़ूदा यूरेनियम पड़ा हुआ है और उसको निकालना भी जो है लामहल्ला इस वक़्त मुश्किल दिखाई देता है। इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है?
इसके अंदर देखें मुकम्मल सच्चाई भी नहीं है और मुकम्मल झूठ भी नहीं है। हाँ, इसके अंदर मुश्किलात ज़रूर हैं, लेकिन ये याद रखें कि वो जिस तरह से बमबारी की गई है, नुकसान पहुँचा है, लेकिन ईरान ने अल्टरनेट जगहों का बंदोबस्त किया गया था। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अमेरिकन इन्फॉर्मेशन इंतहाई कमज़ोर और नाक़िस थी। यही वजह है कि उनको जहाँ-जहाँ उन्होंने हमले किए, वहाँ या तो वो बैलून वाले जो उनको जहाज़ और टैंक मिले जिनको डिकॉयज़ कहा जाता है, या फिर उन्होंने जो है वो धोखे के अंदर दीगर जगहों के ऊपर हमले किए, और साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि ईरान ने कुछ न्यूक्लियर में जो फिसाइल मटीरियल है, वो कहीं और भी छुपा के रखा हुआ है। और लगता यही है कि कहीं उनको किसी मुल्क से मुआवनत भी हासिल है इस हुँ, सिलसिले के अंदर। हुँ। और अगर ये मुआवनत ये उनको किस हासिल मुल्क है, की आप बात कर तो रहे हैं? न्यूक्लियर मुआवनत जो है वो रशिया की तरफ इशारा है या हमसायों की तरफ इशारा? देखें, बहुत सारे और भी लोग मौजूद हैं। आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा है, हुँ। जिन पे पाबंदियां लगाई गई, हुँ। जिनके ऊपर सैंक्शंस लगाई गई, वो लोग भी तो मैदान में हैं। आपको पता है, एक बबलू साहब भी तो हैं ना। सही। अच्छा, अगर देखा जाए खतरे के बादल जंग के हवाले से तो अभी भी हैं, तो ये जो वक़्फ़ा था, इस वक़्फ़े में दोनों तरफ की तैयारियां दोबारा से, वो आप किस नज़र से देखते हैं कि जब आपको ये मालूम हो कि कहीं पे पैट्रियट नए आ रहे हैं, कहीं पे थार्ड नए आ रहे हैं, कोई एरो किसी को दे रहा है, तो उसके मद्दे मुकाबिल स्टॉक पाइल्स ईरान के अंदर किस हद तक बढ़ते हुए या ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग किस हद तक बढ़ते हुए आपने देखी? देखिए, ईरान ने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग थी, वो ड्यूरिंग द वॉर भी ख़त्म नहीं की थी। हुँ। स्टॉक पाइल उनके पास एक अच्छी तादाद में मौजूद है, और ये तकरीबन जो उनका बंदर अब्बास से लेके तुर्किया तक का जो एक पहाड़ी सिलसिला है, उसके अंदर एक तवील सुरंगें उनके पास मौजूद हैं, और ये नाकाबिले मतलब यानी कि दे आर नॉट रीचेबल। हुँ। तो इस वजह से उसका हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि थॉड हो गया, पेट्रियट हो गया, या फिर आपने एरो की बात की, ये तमाम के तमाम का तोड़ तो ईरान ने निकाल लिया था। अब अगर ये पुरानी ही टेक्नोलॉजी आएगी, तो फिर नई टेक्नोलॉजी भी ईरान के पास शायद पहुँच चुकी है, अच्छा, और ईरान को फिर देने इसके वाले अलावा आप बहुत पुरानी सारे टेक्नोलॉजी की मेहमान। बात कर रहे हैं, तो इसी अरसे के अंदर यूक्रेन को अगर देखें तो उन्होंने शायद जो उनका ड्रोन है, उसका एक एंटी ड्रोन मुतारिफ करवाया और उसकी मशकें भी कई जगहों पे करवा दी हैं। तो इस ज़िमन के अंदर फिर किस हद तक बदलाव होगा? जी, यकीनन शाहिद कामिकाज़ी जो है उसका वो उन्होंने यूक्रेन ने किया, जिसके साथ फिर सऊदी अरब और कतर ने मुआहदा भी किया एरियल डिफेंस सिस्टम के लिए। आपको याद है ज़ेलेंस्की साहब गए थे सऊदी अरब भी और कतर भी, और मुआहदा कर आए। अमेरिका को कोई ज़्यादा उससे जो है वो तक़वियत नहीं हासिल हुई, उनको बल्कि थोड़ा-सा नाराज़ी हुई, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि जी अमेरिकन सिस्टम्स आर द बेस्ट, लेकिन अब ज़ाहिर है दौरान जंग उनके साथ मुआहदा करना अमेरिका को तकलीफ तो हुई, हुँ। और यही वजह बनी कि आपने देखा कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से इंतहाई नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की गई जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से। हुँ। लेकिन इस सब के अंदर जो आपने फरमाया कि उन्होंने कामयाब तजुर्बे भी किए, पहली बात ये है कि ये सिर्फ़ कामयाब तजुर्बे उन्होंने वॉर ज़ोन में नहीं किए। हुँ। उन्होंने अपने टेस्ट किए, और जब टेस्ट होते हैं और हकीकत का मैदान, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, हुँ। और फिर उनको इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग देना, ये एक तवील टाइम चाहिए होता है। और फिर एक प्रोडक्शन लाइन होती है कि वो एंटी ड्रोन तो उन्होंने बना लिया, लेकिन उस ड्रोन की प्रोडक्शन लाइन करने के लिए फिर उसका एक बाकायदा फैक्ट्री लगानी पड़ती है, असेंबली लाइन लगानी पड़ती है, क्योंकि तजुर्बा तो सिर्फ छोटी जगह के ऊपर होता है, ज़ाहिर है हुँ। उसके लिए पूरी फैक्ट्री तो नहीं लगाई जाती। हुँ। वो तो मतलब ले दे के इधर-उधर से चीज़ें पकड़ के काम कर लिया जाता है। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग पे आते हैं तो इट टेक्स टाइम, तो इसलिए रेस्ट एश्योर के वो यूक्रेन का जो मामला है, अगर वो कम से कम भी होगा तो वो 3 से 6 माह उनको लग जाएँगे, और 3 से 6 माह के अंदर तो कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सहारे। अच्छा।
भारत का अगर मामला देखें, मार्काए हक का कल दिन गुजरा और हमने कामयाबी और तशक्कुर के तौर पे मनाया। लेकिन भारत की अगर आप सूरत हाल देखें तो उन्होंने जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की, एक साल बाद वो नैरेटिव किस हद तक अंदरूनी तौर पे पसपाई का शिकार हुआ। बैरूनी तौर पे तो हुआ ही हुआ, अंदरूनी तौर पे उनके जो अपने हलके हैं, मैं उनकी बात नहीं करता ऑपोजिशन की, अपने हलके यानी आरएसएस का हलका, हिंदुत्व के नज़रियात वाला या बीजेपी वाले, वहां पे किस हद तक उसका कला कमाऊं। देखिए, आपको मालूम है कि आदित्य योगीनाथ वगैरह जो कि अब आरएसएस के राइजिंग स्टार्स हैं, वो नरेंद्र मोदी को रिप्लेस करना चाहते हैं। आरएसएस खुद ये बात कर रही है कि नरेंद्र मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए। ये हम्म, बातें तो उनके अपने हिसाब से आ रही हैं। ठीक है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी को बहुत बड़ी एक कामयाबी मिली, लेकिन उस कामयाबी की बहुत बड़ी बुनियादी वजह ये है कि ममता बनर्जी जो वहाँ बैठी थीं, पहले भी वो अपनी सीट हार गई थीं, फिर हम्म, दूसरी सीट से उनको जीतना नसीब हुआ था। लेकिन ममता बनर्जी ने भी आपको पता है कि कोई ज़्यादा काम तो करवाए नहीं और सबसे बड़ी चालाकी जो थी वो मोदी सरकार ने ये की, क्योंकि यही काम उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ भी किया न्यू दिल्ली के अंदर, हम्म, जहाँ उन्होंने बाकायदा जो फंड थे वो उनको जारी करना बंद कर दिए। जब भारत सरकार ने उनको फंड नहीं दिए तो ज़ाहिर है वो काम तो बिल्कुल रुक गए। सही। यहाँ भी जब वो उन्होंने वर्किंग के लिए किया तो लोगों के ऊपर पैसे की बारिश कर दी, जिससे वहाँ के तंग आए हुए लोग जो बंगाल के थे, उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि बीजेपी को हाँ। वोट दिया जाए। दिल्ली वालों ने कहा वोट दिया जाए ताकि हमारे कम से कम जो डेवलपमेंट वर्क है वो हो सके। तो ये एक एक्चुअली बड़ा साइंटिफिकली रिग्ड इलेक्शन था जिसके अंदर 90 लाख मुसलमानों को और साथ ही साथ वो लोग जो कि एंटी बीजेपी सोच रखते थे, आपने उनके मुसलमानों का वोट्स खत्म तज़किरा कर किया दिए गुल गए। साहब, बड़ा स्कैंडल मैंने के बाद। एक वीडियो देखी, दिल्ली की वो वीडियो है। दिल्ली के अंदर एक मुसलमानों का कब्रिस्तान था, हथौड़ों की मदद से कब्रों को मिस्मार किया गया, उनके ऊपर जो चादरें बिछाई गई थी जिन पे कलेमात लिखे हुए थे, उन पे पेट्रोल छिड़क के आग लगाई गई। तो ये बीजेपी और आरएसएस या हिंदुत्व नज़रियों वालों का इस वक्त रवैया दिखाई देता है हिंदुस्तान के अंदर। तो अगर यही आगे चलता रहा तो फिर मुश्किलात बीजेपी के लिए कितनी होंगी और अक़लियतों के लिए कितनी होंगी। देखिए, इससे बहुत सारे लोगों का ये है वो कहना, क्योंकि इसमें 2 पहलू हैं। एक ये कि बीजेपी मज़बूत हो रही है हम्म, और दूसरा ये है जो मैं सोचता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो मज़बूत तो वो हो रही है, लेकिन भारत कमज़ोर हो रहा है। क्योंकि बीजेपी एज़ अ पार्टी यकीनन मज़बूत हो रही है, लेकिन इस रवैयों से भारत के अंदर भारत से अलहदगी की सोच मज़ीद जो है वो तक़वियत इख्तियार कर लेगी। आप देख लें जो इस टाइम पे मणिपुर के वाक़यात हैं, वो हम्म, आपके सामने कोई ढके-छुपे नहीं हैं। हम्म, उनके मुख्तलिफ मिलिट्री कैंप्स के ऊपर हमले होना शुरू हो चुके हुए हैं। लोगों ने नागालैंड के अंदर बाकायदा अपना आज़ादी का मंशूर भी बना चुके हैं, अलहदा उनका तराना भी बन गया है, झंडा भी बन चुका है और उन्होंने बाकायदा एक अपना मुतबादिल कॉन्स्टिट्यूशन भी बना लिया है। तो ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको चिकन नेक कहते हैं, हम्म, इससे ऊपर जो 7 रियासतें हैं, वो वैसे ही मुश्किलात का हैं। ऊपर से आपको पता है चाइना ने भी उसके ऊपर अपना क्लेम किया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। इसलिए जो और उन्होंने चाइनीज़ नाम दे दिए हैं, तो मुश्किलात बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब बंगाल को अगर आप वेस्ट बंगाल को देख लें, तो ईस्ट बंगाल के अंदर जो सूरत-ए-हाल है, वो लग ये रहा है कि भारत उनके ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा है। हम्म, भारत का पाकिस्तान पर तो बस नहीं चला, लेकिन अब बांग्लादेश को वो लगता है कि कोई मुश्किल टाइम देना चाहता है। हाउएवर मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में मज़ीद तक़वियत आएगी। हम्म, चाइना के साथ वो कुर्बत इख्तियार करेंगे, जो ऑलरेडी वो कर चुके हैं और भारत से दूर होते चले जाएँगे। साथ ही साथ भारत के अंदर जो अक़लियतें हैं, जिनके अंदर सिख हैं, मुसलमान हैं, जिनके अंदर क्रिश्चियन हैं या दीगर और ख़ुद दलित हैं, जो कि जिनको शूद्र भी कहा जाता है, वो भी भारत की इन ज़ुल्म और सितम से तंग आ चुके वो हैं। इस वक्त तो नाला दिखाई देते यकीनन हैं तो अंदरूनी तौर बीजेपी पे भी जितना ये रिफ्ट ताकतवर। दिखाई दे रही है और इसका मंजरनामा जो है ये बैरूनी महाज के ऊपर सिफारती ताल्लुकात की खराबी की सूरत में भी दिखाई देगा। बीजेपी अगर मजबूत होती है तो हिंदुस्तान के कमज़ोर होने के खदशात मजीद बढ़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला अमीद गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड और मेहमान के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।